जहां इजराइल का मोस्ट वांटेड दुश्मन इस्माइल हानिया मारा गया है और इस्माइल हानिया के मारे जाने से ईरानी नेतृत्व है नाराज, क्योंकि यह हत्या घर में घुसकर की गई है। इस हाई प्रोफाइल हत्या के बाद ईरान की हल्ला बोल की क्या है तैयारी और कैसे हानिया की लोकेशन के पीछे था मोसाद, CIA का खुफिया नेटवर्क। डिटेल अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी। इसके अलावा इजराइल की मिसाइल से रात 2 बजे कैसे किया गया हानिया का काम तमाम, तेहरान के उस गेस्ट हाउस की लोकेशन, उसके अंदरूनी कमरे की पूरी डिटेल लाउड एंड क्लियर अंदाज में अब से थोड़ी देर में। साथ ही हानिया की मौत से हमास को कैसे हानि और पूरी विस्फोटक स्थिति में अमेरिका की कैसे निगरानी, मध्य पूर्व के ज्वलंत हालात पर एक एक इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने और एक्सपर्ट्स के साथ होगी चर्चा। साथ ही 2 मेरे सहयोगी भी इस वक्त स्टूडियो में मुझे कर चुके हैं ज्वाइन। लेकिन उससे पहले हानिया की मौत की डिटेल आपको दे देते हैं, क्योंकि हानिया की मौत के बाद मध्य पूर्व में जबरदस्त तनाव है और हालात विश्व युद्ध के हैं। सही सुना आपने, मध्य पूर्व के हालात के तहत ही अब आपके सामने इंफॉर्मेशन की किस तरीके से विश्व में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ईरान कमांडर राउंड टेबल वार्ता कर रहे हैं और इजराइल पर कैसे हमला किया जाए इस पर हो रही है माथापच्ची। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उधर इजराइल भी अब ये मान के चल रहा है कि वो चौतरफा हमले की जद में आ सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि हुथी, हिजबुल्ला, हमास के साथ साथ ईरान से भी हमले की अब आशंका है। इसलिए IDF की सभी यूनिट लगातार अलर्ट हैं। अभी आपको बता दें, आयरन डोम भी एक्टिव बताए जा रहे हैं। हालांकि हमास चीफ इस्माइल हानिया बच जाता, लेकिन एक चूक उस पर भारी पड़ गई। ये चूक ऐसी है जिसकी जानकारी इजरायली खुफिया एजेंसी को थी। खबरों के मुताबिक सारी प्लानिंग का अंदाजा ईरानी जासूसी एजेंसी को भी था, लेकिन ऐन मौके पर इंफॉर्मेशन पास ही नहीं हो पाई और तेहरान के गेस्ट हाउस पर मिसाइल बरस पड़ी। बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने इसी आधार पर, क्योंकि हकीकत यह है कि अब 24 घंटे में इजराइल ने अपने 2 बड़े दुश्मनों को कैसे मौत के घाट उतार दिया है। पिछले करीब 24 घंटे में इजराइल में पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। हिजबुल्ला के टॉप कमांडर के मार गिराने के बाद इजराइल ने अपने सबसे बड़े मोस्ट वांटेड हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी मिसाइल हमले में ढेर कर दिया है और इजराइल के इस बारूदी इंतकाम से ईरान से लेकर पूरे अरब वर्ल्ड में सनसनी मच चुकी है, क्योंकि इजराइल ने अपने दोनों दुश्मनों को घर में घुसकर मारा है। इजरायली इंतकाम की यह इंतहा है कि नेतन्याहू ना ही दुश्मन ईरान की परवाह की है और ना ही लेबनान की। दुश्मन का जैसे ही सही पता मिला, वैसे इजरायली मिसाइल ने अपना काम पूरा कर दिया। अब हानिया और खामनेई मुलाकात की तस्वीर आपके सामने होगी। बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, जहां दोनों के बीच अंतिम मुलाकात का यह वीडियो अब आप देखिए। कल तेहरान में दोनों नेता की मुलाकात की ही यह तस्वीर आपके सामने है। वहीं आज की वो हकीकत, जहां देखिए किस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया है। हानिया और खामनेई की मुलाकात की यह तस्वीर, अंतिम वीडियो है ये। तेहरान में हुई मुलाकात का अंतिम वीडियो कि ईरान के नए राष्ट्रपति के घर के पास था हानिया। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 150 मीटर दूरी पर हानिया की हत्या को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, उसकी इनसाइड स्टोरी अब आपके सामने होगी। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया यह भी इंपॉर्टेंट है। अब ईरान के नए राष्ट्रपति के घर के बिल्कुल पास जिस तरीके से हानिया को मौत के घाट उतारा गया है, सिर्फ 150 मीटर दूरी पर हानिया की हत्या हुई कैसे, ये खात्मा हुआ कैसे, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। और इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको यह बताएंगे कि इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को आखिर कैसे लगाया ठिकाने। इस्माइल हानिया के खात्मे की कई थ्योरीज तो सामने आ चुकी हैं, उसमें ऑपरेशन हानिया के लिए सही वक्त, सही लोकेशन का भी इंतजार कैसे हुआ। सवाल करूंगी इस बारे में सुमित चौधरी और मनीष झा से। मेरे 2 सहयोगी स्टूडियो में मेरे साथ हैं। आप दोनों मेरे को इंफॉर्मेशन वॉल पर जल्द ज्वाइन करिए। एक क्विक रिस्पांस और एक क्विक रिएक्शन आप दोनों से चाहूंगी, क्योंकि तेहरान में हानिया के ठिकाने पर मिसाइल हमला हुआ। ये मिसाइल कहां से चली, किस तरीके से पूरी प्लानिंग हुई? मनीष, इंफॉर्मेशन आपसे चाहूंगी। इस हमले में हानिया मारा गया है। सोर्सेस यही बता रहे हैं कि तेहरान में उसके घर में इस्माइल हानिया को ढेर किया गया है। अब हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान गया, लेकिन सुमित, इंफॉर्मेशन किस तरीके से अभी तक इस पूरे मामले पर सामने आ रही है? क्विक रिएक्शन मनीष, उसके बाद सुमित। मनीष। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे दर्शक ये मैप देख रहे हैं। देखिए कहां है इजराइल,
और कहाँ है ईरान? ये तेहरान। और तेहरान में भी क्या वक्त देखिए कैसा, जब ईरान के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, तो तेहरान उस समय एकदम सुरक्षा किला बना हुआ, लेकिन यहां से प्लानिंग हुई और यहां पर एग्जीक्यूशन दिखाई दिया। और वो एक ऐसा एग्जीक्यूशन जो मुझे लगता है आज की तारीख में शायद दुनिया का कोई और देश कर पाए जो उन्होंने कर दिखाया। ईरान के राष्ट्रपति के घर के बगल में एक ऐसा ठिकाना जहां पर इस्माइल हानिया रहा, और इस्माइल हानिया जिस वक्त अपने कमरे में मौजूद था उसी वक्त ठीक उसी जगह पर टारगेट करके मार गिराना। लोकेशन इंपॉर्टेंट है और टाइमिंग इंपॉर्टेंट। टाइमिंग से ज्यादा आप ये मान के चलिए इस्माइल हानिया ईरान के अंदर तेहरान में इससे पहले कई बार आ चुका है, 10 से ज्यादा बार आ चुका है, लेकिन अभी इस समय को क्यों चुना गया? और ये ऐसा इलाका है जो IRGC का आप कह सकते हैं गेस्ट हाउस या कमांड कंट्रोल सेंटर है, बहुत सुरक्षित रखा जाता है इस इलाके को। और तेहरान के इस इलाके में अगर अटैक किया गया है तो इस मान के चलिए कि चूक ईरान के अंदर से ही हुई है, ईरान के सर्विलेंस या फिर आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस से इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि देखिए इस इलाके में इतने बजे है और 2 बजे ही उस जगह पर अटैक किया गया। रात 2 बजे हुआ, लेकिन दोपहर 2 बजे का वक्त होता है लोकल टू ग्लोबल हर तमाम बड़ी खबरों का। रविंद्र सर और शैलेंद्र सर भी हमारे साथ हैं। लखनऊ में भारी बारिश के कहर को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां यूपी विधानसभा में बारिश का पानी भर गया है। ये तस्वीर आपके सामने होगी। हजरतगंज में सहकारिता भवन में कैसे पानी आ गया है, तो एक बारिश और बारिश के बाद बिगड़ते हालात की अब तस्वीरें जिस तरीके से लगातार सामने आ रही है। ये तस्वीर आपके सामने फिलहाल लखनऊ के उस भारी बारिश के कहर की है, जहां यूपी विधानसभा में भी बारिश का पानी भर चुका है। और हजरतगंज में सहकारिता भवन में आए पानी के बाद किस तरीके से गाड़ियां यहां पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जहां फिलहाल इस वक्त देखिए किस तरीके से लगातार हो रही बारिश के बाद अलग अलग जगहों पर मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं, तो कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को नहीं मिल रही। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने है यूपी विधानसभा की, और विधानसभा के बाहर ये पूरा पार्किंग एरिया, ये जो बाहर का प्रेमाइसेस है उसकी तस्वीर आपके सामने है। और फिलहाल खबर यही आ रही है कि भारी बारिश की वजह से यहाँ पर इस वक्त जो हालात बने वो उस बारे में हमारे सहयोगी पंकज झा भी और जानकारी दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 2 घंटों की बारिश ने लखनऊ में जो मूसलाधार बारिश हुई उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये हाल है। ये गेट नंबर 7 है। अधिकतर मंत्री विधायक इसी गेट से गाड़ियों से आते हैं और फिर इस गेट में देखिए कि घुटने भर तक पानी है। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, देखिए जहाँ गाड़ी पार्किंग है सब पूरा यहाँ से वहाँ तक जहाँ भी जाएंगे आपको ऐसी तरीके से पूरा पानी लगा हुआ। ये बिल्डिंग है विधानसभा की मेन बिल्डिंग, और ये जो जैसे महिला सुरक्षा कर्मी हैं अब ये मुसीबत में फंस गए कि जूते इनके हैं और नीचे कैसे उतरेंगी। तो इस संकट से ये लोग, चूँकि नीचे तो पानी है, क्या हो गया दिक्कत आप लोगों को? उतरने की दिक्कत हो रही है जी, पानी ज़्यादा भरा हुआ है इसलिए जूते में भर जाएगा। ऐसी बारिश कभी विधानसभा में देखी थी आपने? जी नहीं। तो ये देखिए गाड़ियाँ जो हैं विधायकों की इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं। मैं आगे आपको ले चलता हूँ। सिर्फ हाल इसी तरीके का नहीं है, आगे जिधर चलेंगे ये देखिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद लिखा हुआ है। ये जो आपको कहूं कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों भी, विधान परिषद के लोग इधर से जाते हैं और ये हाल देखिए। इस वक्त स्थिति क्या है, क्योंकि यूपी विधानसभा के मुख्य भवन में ही पानी भर गया है। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पंकज जी, संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं। जी हाँ बिल्कुल, हम गेट नंबर 7 पे हैं और देखिए एक विधायक जी यहाँ पे मौजूद हैं। ये गाड़ियाँ हैं पानी में फंसी हुई है। अब उन्होंने जो अपने चप्पल पहने हुए, उनको जगह चाहिए जहाँ गाड़ी का गेट खुल जाए तो बिना जूते खोले हुए वो बैठ जाए। क्या दिक्कत हो रही है भाई साहब? पानी नहीं दिख रहा है। पानी तो कैसे गाड़ी में जाएंगे फिर? गाड़ी खड़ी है अभी बना रहे हैं। ऐसी बारिश आप तो इतने लंबे अरसे से देखी आपने? पूरे विधानसभा के अंदर कह रहे हैं कि पानी रिस रहा है। अब बारिश इतनी नहीं है लेकिन हाँ पानी, सब पुरानी बिल्डिंग है ना। हाँ बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो पानी रिसना लाजमी है, रिस सकता है। तो ये देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं, देखिए ऊपर गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ विधायक बीजेपी के MLC है। ये दूसरी गाड़ी है और ये पार्किंग का इलाका जो विधान परिषद का है, कैंटीन का, बेसमेंट का एरिया, जो भी लो लाइंग एरिया है असेंबली बिल्डिंग का, वहाँ पानी भर गया है। कई मंत्रियों के, 3-4 मंत्रियों के बारे में जानकारी मिली है कि उनके जो ऑफिसेज हैं वहाँ से पानी चू रहा है। आपको बताऊं जो डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के घर में पानी गिर, जो लो लाइंग एरिया है ना, करीब 1.5-2 घंटे की बारिश के बाद ये हाल है कि पूरा इलाका, अगर लखनऊ का अगर हम देखें, वो पानी पानी सा हो गया है। चलिए सर, आपने बाहर की तस्वीरें तो दिखा दी है, अंदर से भी तस्वीरें जरूर भेजिएगा, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से किस तरीके से लखनऊ में इस वक्त की स्थिति है उसकी सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी पंकज झा दिखा रहे हैं। यूपी विधानसभा में बारिश का पानी किस तरीके से भर गया है, बाहर की सीधी तस्वीर तो आप देख रहे हैं, लेकिन अंदर कमरों में भी पानी भर जाने की
वजह से और जो बेसमेंट एरिया है वहां पर पानी भर जाने की वजह से क्या स्थिति है, उसकी एक साथ 5 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। विधानसभा के साथ साथ सहकारिता भवन और साथ ही नगर निगम के साथ साथ हजरतगंज की बाहर की ये तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए लखनऊ में भारी बारिश के बाद वाटर लॉगिंग की समस्या अब हर तरफ देखने को मिल रही है। और अब एक बार फिर से अपनी स्पेशल रिपोर्ट का कर रहे हैं रुख, क्योंकि अब बड़ी खबर इस्माइल हानिया की हत्या और हत्या को लेकर हो रहे बड़े खुलासे। क्योंकि हत्या के वक्त अब IRGC के गेस्ट हाउस में हानिया रुका हुआ था। टाइमिंग, लोकेशन, जिसको लेकर मैं अपने सहयोगियों के साथ चर्चा कर रही थी, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन IRGC के गेस्ट हाउस में हानिया की हत्या को लेकर जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, इस बारे में अब से थोड़ी देर में एक्सपर्ट्स के साथ भी करूंगी बात। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं हानिया को मारने के वो 7 कदम जो आनन फानन में उठाए गए हैं। आपको बता दें इजराइल का ये पूरा सीक्रेट प्लान आखिर है क्या और किस तरीके से हानिया का किया गया काम तमाम, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने उस आधार पर और करूंगी चर्चा, क्योंकि यहां पहला कदम है हानिया की हत्या पर अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलना। दूसरा इंपॉर्टेंट कदम, जहां अमेरिका से लौटकर नेतन्याहू ने जिस तरीके से इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया। वहीं तीसरा कदम, पहले से ही ये इंफॉर्मेशन थी कि हानिया तेहरान जाएगा, यानी नजर बनाई गई थी उसकी हर गतिविधि पर। चौथा कदम, मोसाद और CIA नेटवर्क ने हानिया की सटीक लोकेशंस भी शेयर की। वहीं पांचवा कदम, जहां IDF के शीर्ष ऑफिसर्स ने आनन फानन में हमले का प्लान बनाया। हालांकि छठा कदम यह कि गाइडेड मिसाइल से हानिया पर रात 2 बजे जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, उसकी एक एक इंफॉर्मेशन हम आपके सामने रख रहे हैं। वहीं 7वां कदम, मोसाद नेटवर्क ने हानिया की मौत की खबर तेल अवीव भेजी। अब रविंदर सर, सवाल यही, क्योंकि इस वक्त के हालात में ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रविंदर सर, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये कि किस जगह पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ओ एब्सोल्युटली, टाइमिंग, किस जगह, किस देश में, ये तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ी, बाकी चीज़ छोड़िए, एम्बैरसमेंट है। एग्जैक्टली, यू नो, फेलियर है इरानियन सिक्योरिटी का, आप जो भी कहें। और ये वो इंसान जो उनके प्रेसिडेंट की इनाग्रेशन में आया है, एक तरह से उनका स्टेट गेस्ट कह लीजिए चाहे, 150 मीटर दूर रह रहा है एक रेजिडेंशियल कंपाउंड में, जो कि सिक्योर एरिया होना चाहिए, और वहाँ पर आकर के उसको, तो ये सिग्नल ईरान को भी क्लियर है। 150 मीटर उधर मारा तो 100 मीटर इधर मारेगा इजराइल, तो ईरान का प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस उड़ा देगा, एंड ईरान रोक नहीं सका। तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट एंड अ फेलियर है। तो ऑब्वियसली वैसे भी ईरान कुछ करने को कहता, अब और कह रहा है, पर बात है कि ईरान कर क्या पाएगा रियलिटी में। ईरान के पास शायद कोई बड़ी ऑप्शंस खुद नहीं है रिटेलिएट करने को। उसके पास मिसाइल्स या एयरफोर्स ऐसी नहीं है जो इजराइल तक पहुंच चुकी इतनी दूर, बट हाँ, उसके जो पार्टनर्स, प्रॉक्सीज हैं। यही कहने वाली थी, अगर ईरान कुछ नहीं कर पाएगा तो आगे ट्रिपल H का रोल क्या होगा। सवाल शैलेंद्र सर इसी आधार पर आपसे भी करूंगी, क्योंकि यहां हिजबुल्ला और साथ ही हुती के साथ साथ हमास को लेकर यह सवाल आपके सामने रखूंगी। उससे पहले स्पाइक NLOS मिसाइल से हानिया पर कैसे निशाना साधा गया, बड़ी खबर आपको बता दें। इजरायली जमीन से मिसाइल दागने की खबर है, और फिलहाल इजराइल की तरफ से कोई बयान इसको लेकर नहीं दिया गया है, लेकिन इंफॉर्मेशन अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर जिस तरीके से सामने आ रही है, उसमें इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है। इसकी ही ये जो स्पाइक NLOS है, मेरे डिफेंस एडिटर सुमित हमारे साथ है। सुमित, इस तस्वीर के जरिए हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये मिसाइल वार हुआ, समझाएं इसे। देखिए, बिल्कुल, इस मिसाइल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ये डीप पेनिट्रेट करती है, खासतौर पे स्ट्रक्चर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको भी टारगेट किया जाता है, और ये ऑब्जेक्ट हमेशा स्टिल होना चाहिए, मूविंग टारगेट नहीं होना चाहिए। तो इसका मकसद ये होता है कि ये डीप पेनिट्रेट करती है और उसके बाद ब्लास्ट करती है। और ये इसलिए किया जाता है, अगर आप कह सकते हैं कि फ्लोर की बिल्डिंग है या फिर जो मल्टी लेवल बिल्डिंग है, उसमें वो शख्स कहाँ छुपा होगा, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, इसकी जानकारी पुख्ता नहीं होती है। ऐसे में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये नुकसान पूरी बिल्डिंग को पहुंचे और उसी रेडियस में पहुंचे जहां पर इसको टारगेट किया गया। अब इसी बात को थोड़े सरल शब्दों में ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देती हूं, और उसके बाद शैलेंद्र सर जवाब आप ही से, क्योंकि अब स्पाइक NLOS मिसाइल से कैसे लिखी गई हानिया की हत्या की पटकथा, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हानिया का अंत जिस तरीके से हुआ उसमें स्पाइक NLOS मिसाइल से हमले को लेकर खबर है। एंटी टैंक मिसाइल है स्पाइक NLOS, और हानिया के गेस्ट हाउस पर हमले को लेकर भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि छत को चीरकर यह मिसाइल अंदर घुसी और हमले में सिर्फ 2 लोग ही मारे गए, हानिया और उसके अंगरक्षक की मौत हुई। पहले भी स्पाइक NLOS का इस्तेमाल हुआ है, और ईरानी वैज्ञानिकों को मारने में स्पाइक NLOS के इस्तेमाल को लेकर खबरें सामने आ चुकी हैं। ओवर टू यू शैलेंद्र सर।
अगर हम इस मिसाइल सिस्टम का सही वैल्यूएशन करें तो यस, इट्स अ पिन पॉइंट टारगेटेड अटैक। ठीक है। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, ग्राउंड फ्लोर पर जाना है, आप इस मिसाइल को ट्यून कर सकते हैं, उसमें वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो किस हद तक जाकर उस पर्टिकुलर कमरे में या उस पर्टिकुलर फ्लोर पर अंदर जाकर ब्लास्ट करती है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी काबिलियत है। बट मैं तो ये जानना चाहूँगा कि हमास ने जो वक्तव्य जारी किया है उसमें तो उन्होंने बोला है ज़ियोनिस्ट रेड करी गई है। अगर उनके हिसाब से रेड है तो ये रेड पॉसिबल कैसे हो गई तेहरान में, जो कि हार्ट ऑफ ईरान है। और सबसे बड़ी बात जो चीज़ प्रूव होती है कि इजराइल ने भी वो टारगेट 100-150 मीटर दूर रखा है। दैट मीन्स नॉट ओनली पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन, सर्विलेंस, इंटेलिजेंस, इनसाइड नेटवर्क जो वहां पर रहा होगा, क्योंकि IRGC का अगर गेस्ट हाउस है और उसके अंदर भी वो पहुंच पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है ये एक बड़ी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल की, नीली को अगर आप याद रखें तो ये वो वाली है जिसने के म्यूनिक ओलंपिक के जो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने 11 एथलीट्स को मारा था, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बड़े ऑथेंटिकली पता है कि नीली ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक, ट्रेस, एलिमिनेट करती है। राइट। वो हर जगह पिन पॉइंटेडली जाती है, उसे बताने की जरूरत नहीं होती है। और ये सिनबेत और मोसाद के सेलेक्टेड लोग होते हैं, लड़के और लड़कियां, जो इस तरह का काम करते हैं बाहर की कंट्रीज में। और इस वजह से कभी भी ये वाले टाइप के अटैक्स ओन अप नहीं किए जाते। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि IRGC का गेस्ट हाउस क्रोनोलॉजिकली आप देखिएगा, उसके अंदर तक पहुंच पाना, उसकी इंटेलिजेंस दे पाना कि यस ये श्रीमान जी अंदर पहुंच गए हैं या नहीं, ये बड़ी पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस है। और मैं तो कहूँगा जब से वो उस घर से निकले थे खमैनी के, तब से जहां वो स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी, वहां से लेकर घर तक पहुंचना एक एक मिनट के ऊपर आपको खबर मिली होगी, एक एक सेकंड पर। दैट मीन्स उस पूरी सड़क पर इंटेलिजेंस सर्विलेंस मिली की जरूर रही होगी। एग्जैक्टली सर, और यही वजह है कि इसी आधार पर ईरान पर भी बड़े सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब हानिया की मौत के बाद सैन्य प्रमुख से नेतन्याहू की मुलाकात को लेकर भी खबर है। आपको बता दें, IDF मुख्यालय में सीनियर अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और बैठक में युद्ध को लेकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी, क्योंकि अब आगे होगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और हानिया की मौत से हमास को जिस तरीके से हानि पहुंची है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने। और इस बीच आगे की रणनीति पर जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है उस बारे में मेरे सहयोगियों से बात करने से पहले आपको बता दूं, हानिया की मौत से हमास को हानि को लेकर ये इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए क्योंकि हमास की टॉप लीडरशिप तबाह हो चुकी है। हमास के सामने नेतृत्व का संकट भी है और गाजा में हमास का बचा खुचा संगठन भी अब ध्वस्त हो सकता है। हालांकि टनल नेटवर्क को किस तरीके से ध्वस्त किया गया है, नष्ट होने से हमास पहले से ही मुश्किल में जरूर रहा है, लेकिन हमास के पास ना अब लड़ाके बचे हैं और ना ही हथियार। अब सारा दारोमदार याना सिनवार पर है। हालांकि इस बारे में आपको और इंफॉर्मेशन दे उससे पहले जानिए, हानिया की मौत के बाद ईरान में बड़ी तैयारी को लेकर भी इस बीच खबर आ रही है, क्योंकि खबर है तेहरान में इजराइल के तमाम दुश्मन अब जुट गए हैं और हानिया की मौत के बदले का बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। आपको बता दें, तेहरान में ही हानिया की हत्या के बाद इस प्लानिंग को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि इजरायली एजेंसी मोसाद का ये जो पूरा ऑपरेशन है, इसके बारे में अभी तक और क्या क्या इंफॉर्मेशन सामने आई है, इस बारे में करूंगी सवाल। उससे पहले ये इस वक्त हानिया की हत्या पर कैसे ईरान की तरफ से जवाब सामने आ सकता है, बड़ा सवाल है। और क्या अब ईरान की तरफ से भी उसी की जमीन पर बैठकर कोई स्पेशल प्लानिंग की जा रही है? इंफॉर्मेशन रखती हूं आपके सामने, ये जानते हुए कि आखिर किस तरीके से अब बड़ी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान के मन में क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ईरान किस तरीके से इस हत्याकांड के बाद रिएक्ट करेगा, इस पर दुनिया भर की नजर है। और तेहरान पर हमला कर इजराइल ने ईरानी संप्रभुता पर जिस तरीके से हमला किया है, इस बारे में कर रहे थे हम सवाल। जहां हानिया को मारने के तरीके पर ईरान में इजराइल के खिलाफ अब भारी गुस्से को लेकर भी खबर आ रही है। इस बीच आपको यह बता दूं, ईरानी नेतृत्व पहले से ही इजराइल के खिलाफ रणनीति तो बना ही रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि शीर्ष नेतृत्व की बैठकों का अब दौर शुरू हो चुका है और इजराइल पर बड़ा फैसला भी जल्द लिया जा सकता है। लेकिन यह फैसला होगा क्या? हालांकि ईरान के पास विकल्प क्या क्या है, क्योंकि 14 अप्रैल की तरह ईरान हमला कर सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि कैसे मिसाइलों का रुख तेल अवीव की तरफ हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये कि किस तरीके से अटैक ड्रोन से भी इजराइल पर हमला संभव है, और साथ ही ये कि IDF के टॉप कमांडर्स भी अब ईरान की
हिट लिस्ट में हो सकते हैं, क्योंकि दोनों दोस्त परंपरागत दुश्मन तो हैं। फॉरेन एक्सपर्ट रविंदर सर हमारे साथ हैं, उनसे ये सवाल करूंगी क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी नहीं है। ऐसे में ईरान और इजरायल के समीकरण को जरा समझाइए रविंदर सर, और मध्य पूर्व में बादशाहत की इस होड़ के बीच आज के इस हालात में क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही है हालात को देखते हुए? देखिए, हालात को देखते हुए तो संभावना ये नजर आ रही है कि मिडिल ईस्ट में चिंगारियां भड़क रही हैं और भड़कने जा रही हैं। हाँ। आप ये हानिया की तो एक देख रहे हैं, अभी हिजबुल्लाह का ही मात्र 12 घंटे पहले एक सीनियर कमांडर मारा गया, राइट। और हिजबुल्लाह इजराइल की वहाँ टेंशंस बढ़ी जा रही हैं, ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर ऑलरेडी चल रहा है वो फ्रंट। अब यहाँ पर ये हानिया की असैसिनेशन है, किलिंग, ये डेफिनेटली ऐड करेगा। ईरान को कुछ करना पड़ेगा अपनी फेस शेम को बचाने के लिए, एक तरह से आप कहें तो, राइट। अब अगेन पॉइंट है कि ईरान क्या कर सकता है। ईरान के पास शायद कैपेबिलिटीज ऑन ग्राउंड नहीं है इजराइल तक पहुंचने की, बट यस, वंस अगेन हिजबुल्लाह को वो रुकसाएगा। ऑलरेडी हिजबुल्लाह इजराइल की टेंशन चल रही है। हूती कितना करता है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है, पर ज़्यादा वरी जो हो जाएगी उधर वो। हमने ने तो ये भी एडमिट कर लिया ना मनीष कि इजराइल ने हमें अपमानित किया। रविंदर सर, जो बात आप कह रहे हैं, सजा देने का इंतजाम कर लिया है इजराइल को, ये सजा क्या होगी मनीष? यही इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल। क्या इंफॉर्मेशन अभी तक की जारी बैठकों के बाद? बिल्कुल, देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनई ने साफ तौर पर यह कहा है कि इजराइल ने हमारे घर में घुसकर हमारे मेहमान को मारा है और हमें अपमानित किया है, और ऐसे में इजराइल को दंड मिलेगा। इजराइल ने अपने दंड के लिए इंतजाम कर दिया है और इस्माइल हानिया के खून का बदला लेना हमारा कर्तव्य है। बड़ा बयान, बड़ी बात आप यहां पर कह रहे हैं, और ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़े बयान को लेकर भी इस बीच खबर आ रही है। बता दूं, क्योंकि अब हानिया की मौत जाया नहीं जाएगी, ये बात ईरान कह रहा है। हानिया के खून के हर कतरे का होगा हिसाब। अब वो हिसाब होगा कैसे, इसी बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, जहां ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के पास क्या क्या विकल्प हैं, और ईरान में जिस तरीके से इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है, बदला लेने के लिए हो रही प्लानिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन सामने आ गई है। तो क्या ईरान में बदले का प्लान बन रहा है? अभी ईरान में हो क्या रहा है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि ईरान में इजराइल के सभी दुश्मन जिस तरीके से जुट रहे हैं, बड़ी इंफॉर्मेशन यहां पर लगातार सामने आ रही है, जहां तेहरान में ईरानी प्रॉक्सी गुटों के सम्मेलन को लेकर खबर बड़ी है, और इसमें इंपॉर्टेंट है हमास, हिजबुल्लाह, हुती चीफ की ईरान में मौजूदगी। अब ये मौजूदगी और ये प्लानिंग आखिर किस तरीके से आने वाले वक्त में दी जाएगी अंजाम? फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नेता ईरान में मौजूद हैं। ईरान ने इमरजेंसी मीटिंग्स जिस तरीके से बुलाई है, इसी बारे में मनीष से मैं इंफॉर्मेशन ले रही थी, क्योंकि हमास अब बड़े बदले की जिस तरीके से धमकी दे रहा है और ईरान में बैठकर जिस तरीके से प्लानिंग हो रही है, रविंदर सर से यही हम समझ रहे थे कि आखिर क्या विकल्प है और किस तरीके से आने वाले वक्त में प्लानिंग को अंजाम दिया जा सकता है। इस पर अब शैलेंद्र सर नजर रहेगी, क्योंकि हमास बड़े बदले की धमकी तो दे चुका है। शैलेंद्र साहब, देखिए, अभी आपने एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि ईरान अपमानित फील कर रहा है। हाँ। ऐसा कौन सा गौरवान्वित वाला काम किया है आपने अब तक जो आप अपमानित पूरी दुनिया को और मानवता को नहीं कर रहे हैं? हुतीस के पीछे कौन है? कौन है उनका आर्म सप्लायर? हम हिजबुल्लाह के पीछे कौन है? हमास के पीछे कौन है? इंटरनेशनल टेररिज्म के पीछे कौन है? हर बार आप ही का नाम क्यों आता है? मैं ये जानना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने बोया है, आज अगर आपके अपने घर में वो कट गया तो वो आज आपके लिए मेहमान हो गया। कौन सा है ये मेहमान? ये वही मेहमान है ना कि जो हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स पर 11 बच्चे खेलते हुए मार दिए। Exactly. ये वही लोगों की बात चल रही है ना। मैं देखिए किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी को भी मारना मैं कहता हूँ मानवता के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके हानिया साहब के बेटों की जो बच्चे हैं, जब वो मरते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। जो बाकी जगहों पर बच्चे मरते हैं तो वो नॉर्मल है, बिकॉज वो इजरायलीज हैं। ज़्यादा देखने वाली बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई भी ऐसा कदम उठाया जाएगा जो बूट्स ऑन ग्राउंड अटैक प्रॉपर वॉर के तरह पर कोई भी करेगा, क्योंकि सब कंट्रीज के अपने अपने सेल्फिश हित और स्टेक्स जो हैं वो उनके कंट्री स्पेसिफिक हैं। आज आप देख रहे हैं ये इनडायरेक्ट जो अटैक है ये बिल्कुल चलेंगे। मैं बिल्कुल मान सकता हूं बदले के तौर पे हुती भी कुछ अटैक करवाएगा, वो ईरान हिजबुल्लाह से भी करवाएगा। आप देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह की तकलीफ क्या है, ईरान वहां नहीं जा रहा, यूनाइटेड नेशन की फोर्स लगी हुई है इसलिए नहीं जा रहा है, यूएस उसका पार्टिसिपेंट है इसलिए नहीं जा रहा है।
जो जहां बात आती है ईरान के ऊपर अटैक करने की, ये तो पहली बार ऑलरेडी एक प्रेसिडेंस हो गया है कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर लिया है। अब वो दरवाजा खुल गया है, अब वो शर्म की जो वेल है वो हट गई है। अब आप क्लैरिटी के साथ एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इजराइल ने ये स्ट्राइक करके और सारे दरवाजे खोल दिए हैं, जहां अब आप देखेंगे कि लड़ाई या टेररिज्म दोनों का ही जो इंटेंसिटी है वो बहुत बढ़ेगी। इसी के बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को दिया गया अंजाम, आखिर कैसे मारा गया इस्माइल हानिया, क्योंकि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। करीब 15 साल से हानिया को ट्रैक कर रहा था मोसाद, और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि 3 महीने पहले तुर्की शिफ्ट हुआ था इस्माइल हानिया। अब अचानक हानिया के तेहरान जाने की जिस तरीके से इंफॉर्मेशन थी, तेहरान में मोसाद का नेटवर्क पूरी तरीके से एक्टिव बताया जा रहा था, और कड़ी सुरक्षा में जिस तरीके से इस्माइल हानिया को रखा गया, बावजूद उसके जगह और लोकेशन और टाइमिंग को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहां आपको बता दें मोसाद के डबल एजेंट की वजह से ही हानिया के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद का पहला रिएक्शन भी इसको लेकर सामने आया है। हानिया की मौत पर ईरानी राष्ट्रपति की धमकी, जहां ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा, ईरान अपने मान सम्मान की रक्षा करेगा। हालांकि अब मान सम्मान को लेकर जिस तरीके की धमकी दी जा रही है, उसके तहत ईरान करेगा क्या, यही इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान में भी लगातार जारी बैठक के बीच आगे आने वाले वक्त में पूरी प्लानिंग को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो अब हानिया के मारे जाने के बाद आगे क्या, यही बड़ा सवाल है। और इस बीच इंफॉर्मेशन वॉल पर ये इंफॉर्मेशन आपके सामने उस आधार पर रख रहे हैं जिसमें सुमित, मैं चाहूंगी आप मुझे ज्वाइन करें, और ये बस क्विक रिएक्शन इस पर मैं चाहूंगी। मनीष आप भी आए, क्योंकि यहां हमास या ना सिनवार को कमान आगे मिल सकती है। वहीं इजराइल की तरफ से अगर बात करें तो गाजा में अभियान चलाना अब उसके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि हमास की तरफ से देखें, कतर में बैठे सिनवार के लिए हमास को चलाना क्या मुश्किल हो सकता है। वहीं हानिया के बाद अब सिनवार क्या इजराइल का अगला टारगेट हो सकता है। अब सिनवार की हर गतिविधि पर भी मोसाद की जाहिर सी बात है नजर है। वहीं हमास की अगर बात करें तो सिनवार की भूमिका एरिया कमांडर के तौर पर रही है। यहां इसके ऊपर ये कमांड जाना भी क्या आपको लग रहा है संभव हो पाएगा, क्योंकि हानिया की मौत से हमास में जो मायूसी है, क्या वहां पर याना सिनवार की भूमिका आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ जाएगी? मनीष, सवाल ये होगा। और साथ ही इजराइल सबसे इंपॉर्टेंट है सुमित कि यहां जिस तरीके से ध्वस्त हो चुके हमास पर अंतिम प्रहार की ये जो कोशिश है, उसमें क्या इजराइल विदेशों से भी हमास को खत्म करने की जो चुनौती अभी तक मिल रही थी, उसके तहत अब ये फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। वहीं गाजा में लड़ रही ब्रिगेड, क्या मिस्र और ईरान भी भाग सकती है? हमास के लिहाज से मनीष आपसे सवाल करूंगी, और इजराइल के लिहाज से सुमित आपसे, क्योंकि ईरान पर दबाव से हमास की गतिविधियों पर रोक इसमें क्या हो सकती है, और हमास लड़ाकों तक हथियार पहुंचाना भी क्या मुश्किल हो जाएगा? मनीष देखिए, अभी मैं सुमित से यही बात कर रहा था कि जहां तक सिनवार का सवाल है, तो इजराइल में एक टॉप लेवल के व्यक्ति कह रहे थे कि क्या कहते हो, हैट्रिक हो जाए क्या? अब आप सोचिए, इजराइल का कॉन्फिडेंस सोचिए आप, 24 घंटे के भीतर 2 लोग मारे गए। कल रात में एक हिजबुल्लाह का नंबर 2 मारा गया, आज हमास का नंबर 1 मारा गया। तो अब इजराइल का कॉन्फिडेंस ये है कि वो कह रहा है कि हैट्रिक मारकर दिखाएं क्या। तो मतलब अगले 24 घंटे में भी कोई बड़ा टॉप लीडरशिप मर सकता है, चाहे वो हूती का हो या किसी और का हो। अब क्या पता कहीं सिनवार का नंबर हो। देखिए, सिनवार को मारना उसके लिए ज्यादा आसान होगा बनिस्बत इस्माइल हानिया की, क्योंकि वो गाजा में है। और बस सिनवार के मामले में इतना ही है, जैसा नेतन्याहू ने कहा था कि वो बोरोड टाइम में जीता है, बस उसकी किस्मत है कि वो बचा हुआ है। लेकिन इस्माइल हानिया को मारना बहुत बड़ी बात है। वैसा ही जैसा कि अगर आप यहाँ कहें तो बिन लादेन को मारने से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा बड़ी बात है इस्माइल हानिया को तेहरान में मारना। हालांकि मेरे को अब बात याद आ रही है इजराइल की तरफ से कही गई कुछ महीनों पहले ये स्टेटमेंट कि हमास का खात्मा हो चुका है। क्या उस वक्त ये डिकोड नहीं किया गया कि आने वाले वक्त में यहाँ सीधा हमास के टॉप कमांडर को ही खात्मा करने की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल, देखिए ये तो एक सरप्राइज था, एक बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि सबकी नज़र बेरूट में थी और यहाँ पर एक बड़ा अटैक कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर वॉशिंगटन से आने के बाद नेतन्याहू ने प्लान बना लिया होगा कि हमको, और अप्रूवल ले लिया होगा कि हमको ये 2 बड़े लीडर्स को एलिमिनेट करना है। लेकिन एक चीज जरूर है, हमास खत्म नहीं होगा सुरभि। हमास की टॉप लीडरशिप के साथ हमेशा बी टीम काम करती है। सिनवार भी आए या फिर याया सिनवार, दूसरे लीडर्स भी आए, हमेशा उनके साथ एक ऐसा कमांडर काम करता है जो बैकअप टीम के तौर पे काम करता है। और हमेशा आप मानिए कि हमास के भले ही ये लोग मार दे, लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनके लोग काम कर रहे हैं ओवरग्राउंड, उन्हीं में से एक लीडर पनपेगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है कि उस पूरे प्रोसेस में इजराइल को टाइम मिल जाएगा इस बात का कि वो अपने ऑपरेशन स्मूथली चला सके, और वही टाइम इजराइल को इस समय चाहिए। और इसीलिए टॉप लीडरशिप
लीडरशिप को एलिमिनेट किया जाता है ताकि आप उसे रिवाइव होने में टाइम लग जाए और आप वजह है कि बार-बार हमास की तरफ से इजराइल को अभी भी धमकियां मिल रही हैं। सुमित जो कह रहे हैं उसमें मैं खाली एक बात जोड़ दूं आपको, ये मसला अब केवल हमास तक नहीं रहा। आप देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के राष्ट्रपति, IRGC और ईरान का विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है, ये दरअसल अब ईरान के लिए, देखिए हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ये सब तो उसके छोटे छोटे पार्ट थे। ईरान एक बड़ा मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जिसके दिए हुए ड्रोन से रूस लड़ रहा है, जिसके पास इतने मिसाइल हैं कि वो एक साथ इजराइल पर हमला करेगा। सवाल यह है कि करेगा, बिल्कुल करेगा। जो ईरान अपने एम्बेसी पर अटैक का बदला 14 अप्रैल को 350 मिसाइल से लेता है, वो उसके तेहरान में हमले के बाद अगर नहीं करेगा तो ईरान को पर्शियन खाड़ी में डूबना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इस बीच हमास की इजराइल को बड़ी धमकी को लेकर भी खबर आ रही है, जहां हमास ने साफ कह दिया कि हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं, यरूशलेम के लिए हर कीमत चुकाएंगे। हानिया की मौत से हमास बौखलाया हुआ है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद और इस तारीख के पहले हमास के कितने नेताओं को मौत के घाट उतारा जा चुका है और इजराइल ने जिस तरीके से इन दुश्मनों का खल्लास किया है, इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि इस्माइल हानिया को किस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, उसको लेकर बड़े खुलासे हम कर रहे हैं। वहीं सलेह अल अरोरी जो कि इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया था, इसको लेकर भी कुछ वक्त पहले खबर आई थी। वहीं वेस्ट बैंक में मुस्तफा मोहम्मद अबू आरा भी मारा जा चुका है। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ और 3 नाम आपके सामने, जहां देखिए 2012 में हवाई हमले में अहमद जाबरी की मौत को लेकर खबर आई थी। वहीं 2010 में, उससे पहले दुबई में एक मिशन में महमूद अल मबूह की भी मौत हो गई थी। वहीं 2004 में हवाई हमले में अहमद यासीन जो कि हमास संस्थापक है, उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया था। और साथ ही 2004 में IDF ने जिस तरीके से एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया था, उसमें अब्देल अजीज अल रंतिसी को मार गिराया गया था। वहीं सालेह शाहदे 2002 में मौत के घाट उतार दिया गया था। तो 7 अक्टूबर 2023 से पहले की ये जो फहरिस्त है, वो चेहरे हैं जिनकी बड़ी भूमिका रही है और किस तरीके से स्पेशल ऑपरेशंस के तहत इन्हें मौत के घाट उतारा गया। हालांकि हानिया की हत्या पर ईरान में अब सवाल को लेकर भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि ईरानी मीडिया ने ही अब खुफिया विफलता इसे बता दिया है और हानिया की हत्या पर ईरान की नाकामी कही जा रही है, ईरान की बड़ी खुफिया विफलता। हालांकि एक्सपर्ट से भी हम इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच ये खबरें सामने आ रही हैं जिस तरीके से जिस जगह पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उसमें अब ईरान पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब आपको यह भी जानना चाहिए कि इजराइल अपने दुश्मनों को अपने किन एजेंसीज के जरिए ठिकाने लगाता है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ऑपरेशंस को अंजाम देता है, उसमें IDF के साथ साथ मोसाद का नाम आप हमेशा सुनते हैं। अब इजराइल की ये 3 खुफिया एजेंसीज की इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें अमन, शिनबेट और मोसाद, ये तीनों जिस तरीके से स्पेशल ऑपरेशंस में क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, उसके साथ ही आपको बता दें सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। और मोसाद के 2 काउंटर टेररिज्म यूनिट्स भी हैं। वही इंफॉर्मेशन आपके सामने मेत्साडा के साथ साथ किडोन के बारे में, क्योंकि ये जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, उसमें जाहिर सी बात है न सिर्फ सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, दुश्मन को भी बिल्कुल भी बख्शते नहीं है ये, और पाताल से भी ढूंढ कर इनके खात्मे की जब ये कसम खाते हैं, तो पूरा नेटवर्क किस तरीके से एक्टिव होता है, किस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, उसमें मोसाद माहिर माना गया है। कई देशों में खुफिया नेटवर्क को लेकर भी इंफॉर्मेशन वक्त वक्त पर सामने आती रहती हैं, और जासूसों के जरिए जिस तरीके से इनको सटीक जानकारी मिलती है, बारीकी से ऑपरेशंस की जिस तरीके से ये प्लानिंग करते हैं, मुश्किल से मुश्किल मिशन में भी जिस तरीके से ये सफल होकर आगे आते हैं, उसी का नतीजा है कि ईरान में हानिया की हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, उसको लेकर अब ईरान पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से आ रहे बड़े बयान को लेकर इस वक्त खबर है, जहां हानिया का पवित्र खून व्यर्थ नहीं होगा। इजराइल को इस शैतानी हरकत की कीमत चुकानी होगी, इजराइल को अपराधों की सजा मिलेगी। तो लगातार आ रही धमकियों के बीच ये सबसे बड़ी खबर है कि किस तरीके से इजराइल को अब इस हरकत की कीमत चुकाने की लगातार मिल रही हैं धमकियां, जहां हानिया को अंदाजा भी नहीं था कि जिस तेहरान में वो खुद को इतना सुरक्षित महसूस कर रहा था, वही उसकी कब्र बन जाएगी। आपको हम मोसाद के ऑपरेशन से जुड़ी कुछ अहम बातें अब बताते हैं, क्योंकि बता दें करीब 15 साल से हानिया की CIA भी ट्रैकिंग कर रहा था। इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि मोसाद ने लोकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की, और लोकेशन मिलते ही सटीक मिसाइल अटैक को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, वही इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि गाइडेड मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया गया है और मिसाइल ने सीधे हानिया को भेदा। आपको बता दें ईरान में शपथ ग्रहण में हानिया पहुंचा था और मोसाद ने डबल एजेंट की मदद से उसे मार गिराया है। इस बीच खबर यह है कि फिलिस्तीनी मस्जिदों में अब शोक संदेश, जहां हमास चीफ हानिया की मौत पर यह शोक संदेश, और हेब्रोन इलाके में मस्जिद से बाकायदा इसको लेकर अनाउंसमेंट भी हो रही है।
अब हानिया को मौत के घाट उतारने में मोसाद का बड़ा हाथ बताया जा रहा है और मोसाद ने अब तक कौन से बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, ये इन्फॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से मोसाद इससे पहले ऑपरेशंस को अंजाम दिए चुका है, उसमें 1972 की वो तारीख आपके सामने रख रहे हैं जहां सबसे पहले बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और ये ऑपरेशन रात ऑफ गॉड था, जहां 11 खिलाड़ियों की मौत का बदला, सभी आतंकियों का खात्मा यहां पर हुआ था। इसके अलावा 1996 में आपको बता दें याना अयाश हमास का मास्टर बॉम्ब निर्माता जिसको मौत के घाट उतारा गया था। साथ ही 2010 में महमूद अल मबोह हमास का वो कमांडर जिसे एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत मौत के घाट उतारा गया। उसके बाद 2013 को खबर आई जब हसन अल लकीस हिजबुल्लाह के कमांडर को भी मार गिराया गया और हमास का पूर्व ड्रोन चीफ मोहम्मद जौरी जो कि 2016 में एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत मारा गया। खबर 2020 में भी सामने आई थी मोहसिन फखरीजादे को लेकर, ईरान का ये जासूस वैज्ञानिक जिसे मारा गया, और साथ ही 2024 जब इस्माइल हानिया की हमास के चीफ को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया है, इस बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अब मोसाद और ये जो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए रविंदर सर इजराइल की जो बाकायदा यूनिट्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसका ये जो पूरा नेटवर्क है, जाहिर सी बात है प्री प्लान था सब कुछ, और जिस तरीके से ईरान में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, मेरा सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए आज अगर इन्हीं प्रॉक्सीज के जरिए ईरान कोई कदम उठाने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है इजराइल को भी अब चौतरफा घेरा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल उसका चांस बिल्कुल बनता है। दो तीन चीजें हो रहे हैं। एक तो हानिया के मारे जाने से जो पीस सीज फायर की बात चल रही थी ना गाजा में, होस्टेज एक्सचेंज वगैरह, वो सारी मेरे विचार से फिलहाल के लिए डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हानिया ही हमास की तरफ से मेन इंटरलॉक्यूटर था। जो मैसेजेस आ रहे थे जा रहे थे, एक उसका एलिमिनेट हो जाना इटसेल्फ कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देगा। सेकंड, हमास का क्या रिएक्शन है, तो वो जैसे कहूँ ना एक तरह की खटाई में पड़ जाएगी ये सीज फायर वाली डील, इट सीम्स अभी के लिए शायद। दूसरा एक और बात है, ईरान में जो हुआ, याद है कुछ महीनों पहले इरानियन प्रेसिडेंट मारा गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में, चाहे वो एक्सीडेंट था बट फिर भी अटकलें थी कि क्या ये इजराइल द्वारा किया गया है। तो आज वाली ये जो किलिंग है, इसके चलते वो जो एक्सीडेंट हुआ था उस हेलीकॉप्टर का, उसमें भी डाउट बढ़ता है कि क्या वो ही इजराइल ने ही कराया था। नाउ थर्डली टू द पॉइंट कि ये इस्लामिक रेजिस्टेंस के जो ग्रुप्स हैं सीरिया में और इराक में, अलग अलग नाम के, कोई ना कोई इस्लामिक जिहाद ABCD इत्यादि है, उन सबको बंच करके ये लोग कहते हैं इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सेस, जो कि सीरिया में कुछ ग्रुप्स हैं, काफ़ी इराक में ग्रुप्स हैं। और याद रखिए लेबनान का जो इलाका है वो लैंड से जुड़ा हुआ है, तो हूती के सोल्जर्स है जितना भी चाहे फाइटर्स फिजिकली तो आ नहीं सकते, तो केवल ये हो सकता है कि एक फनल बन जाएगी, जैसे ना अफगानिस्तान। चलो शैलेंद्र सर, क्या अब ऐसे में बंधकों तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती? भूल कैसे सकते हैं, इजराइल अभी तक बंधकों तक नहीं पहुंच पाया था। सॉरी शैलेंद्र सर, मेरा सवाल आपसे आखिरी सवाल है, क्विक रिएक्शन उस पर, बंधकों तक पहुंचना तो अब और बड़ी चुनौती हो गई। Oh yes, definitely. As far as बंधक is concerned, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है और रहेगी। और इस तरह की वारदात होने के बाद आप देखेंगे कि उसमें रोड ब्लॉक्स और स्पीड ब्रेकर्स ज़रूर आएंगे। अगर आप इजाज़त दें, मैं एक बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूँ कि ईरान ने बोला रेड लाइन हैज़ बीन क्रॉस्ड। आई थॉट, मुझे लगा 7 अक्टूबर को रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई थी, 1200 लोग मारे गए, आपका एक आदमी मर गया तो रेड लाइन क्रॉस हो गई। मैं तो कहता हूँ आज नंबर है, आज नंबर है आपके नसरल्ला का। कहाँ है? बेरूट में घबरा रहे होंगे। कहाँ है सिनवर? गाजा में भागते फिर रहे होंगे। कहाँ है दाइफ? कहाँ है नखला? ये जो पार्टी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आप देखेंगे कि इनका हेड चॉप नहीं होगा। गाजा में जो भी हो रहा है वो उनका पीठ पर वॉर हो रहा है, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है। बड़े सवाल और बड़े नाम इस वक्त आपने ले लिया, यही वजह वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहती है। बड़े सवाल इस वक्त इस हालात को देखते हुए भी खड़े हो रहे हैं।